Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्फिकार नैन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हमारी बुक के अंदर बहुत ही डिटेल एक डिफरेंस लिखा हुआ है, जिसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे ना जब आप लोगों से पेपर में डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है आप लोगों ने इतना लंबा डिफरेंस तो नहीं लिखना। आप लोग इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, 10 से 12 पॉइंट्स आप इसके लिख देंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान है इसको, ठीक है, लिखना। बच्चों पहले मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने इसे पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है, लेक्चर के एंड पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंस लिखा हुआ है, एक साइड पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को। एक साइड पे है यूकैरियोटिक सेल और एक साइड पे है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है कि इसके अंदर दो तरह के जानदार आते हैं। बेसिकली एक ही है बैक्टीरिया, इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है आर्किया। ठीक है, आर्किया क्या है बच्चों? आर्किया, और दूसरा है बैक्टीरिया। दो जानदार इसके अंदर आते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब जो सबसे पहला फर्क है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, हमसे यहाँ पे देखें अगेन काबिल और बात यह है कि यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा हुआ न्यूक्लियस, यहाँ पे वो लिखता है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस का मतलब भी वही होता है जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब होता है, मतलब वाज़ेह न्यूक्लियस। तो वो जो इसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि इसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने हरगिज़ ऐसा नहीं लिखना कि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, वाज़ेह न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आपने इस पॉइंट को लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की तादाद। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है ना जो वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जिस जानदार की बात करेंगे हर जानदार के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। किसी के अंदर 26 है, किसी के अंदर 14 है, किसी के अंदर 16 है। ठीक है, तो मतलब एक से ज्यादा ही होते हैं क्रोमोसोम्स। जब बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनमें क्रोमोसोम एक ही होता है, जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद। ठीक है, जो कि सेल के सेंटर में मौजूद होता है, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ठीक है, कि सेल के सेंटर में मौजूद होता है बच्चों। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, ठीक है, वो कहते हैं बट नॉट टू क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना और भी डीएनए मौजूद होता है बच्चों, लेकिन वो टू क्रोमोसोम नहीं होता, जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मिड्स कहते हैं। आप यहाँ पे गौर करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि ये आपको जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है रेड कलर का, मैं इसको रेस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर नजर आए डायग्राम। बच्चों आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें आपको ये ऐसा लग रहा है जैसे ना ये डीएनए का हिस्सा है। ठीक है, जो असल में ये भी डीएनए होता है, लेकिन ये डीएनए क्रोमोसोम नहीं है, ये डीएनए ठीक है अलग हिस्सा होता है, बैक्टीरिया के अंदर अलग पाया जाता है। जो इसे हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। किससे नाम देते हैं? प्लाज्मिड का। अब जो प्लाज्मिड है ना, इसके अपने अपने फंक्शंस हैं, जिनको आप मैट्रिक के अंदर ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैट्रिक के अंदर जब आपने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बच्चा आपने पढ़ा कि जब बैक्टीरिया जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल किया जाता है, तो हमें दरमियान में एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो कुछ वहां पे हमने इस प्लाज्मिड को एक वेक्टर के तौर पर यूज किया था। अब ये मैट्रिक की बात है, अगर आप लोगों को याद है तो वेल एंड गुड, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको नहीं याद तो बच्चों हम इसको चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम इसको तफसील से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्रोमोसोम एक होता है, लेकिन इसके अलावा टू क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते, जिन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड होते डीएनए है, लेकिन वो क्रोमोसोम नहीं होते, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो जिसके बाद जो है वो सेल टाइप। ठीक है, सेल की टाइप कौन सी होती है? ये आमतौर पर मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं बच्चों, ये आमतौर पर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना बच्चों, ये यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, ये आमतौर पर एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। बच्चों इसके अलावा ब्रैकेट में लिखता है सम साइनोबैक्टीरिया में भी मल्टी सेलुलर। अब बच्चों साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? अगेन आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है। हमारे पास कुछ खास बैक्टीरिया, देखिए हमारे पास ना बैक्टीरिया की आमतौर पे ना दो है, एक है नए बैक्टीरिया, ठीक है, और एक है पुराने बैक्टीरिया, जिनको हम एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। अब नए बैक्टीरिया से मुराद ये नहीं है जो अभी कल परसों आए हैं, ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर इस नए बैक्टीरिया से मुराद ये ले रहे होते हैं जो अभी के हैं। मतलब एक एंशिएंट बैक्टीरिया से मुराद है जो 4 अरब साल पहले के बैक्टीरिया है, 4 बिलियन ईयर्स अगो। और उससे आगे के जो बैक्टीरिया है ना, उसे हम जो है वो यू बैक्टीरिया या फिर सिर्फ बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बच्चों इसके अंदर ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपने खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपने खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों वो जो खास बैक्टीरिया है ना, इसे हम कहते हैं सियानोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, तो ये हम सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि वो जो कुछ सियानोबैक्टीरिया है ना, वो क्या होते हैं बच्चों? वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सियानोबैक्टीरिया क्या है?
किस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों, इंशाल्लाह हम इसको चैप्टर नंबर 2 के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखें, हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसके एग्जांपल में देखें क्या आ गए हैं, प्रोटोजोन्स आ गए बच्चों। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया किंगडम प्रोटिस्टा के जानदार हैं, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हम कहते हैं। एलजी बच्चों, एलजी भी किंगडम प्रोटिस्टा के जानदार हैं, इन्हें हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। जो इसके अलावा किंगडम फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। जो इसके अलावा बैक्टीरिया और आर्किया, ये दो जो है ये किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। जिसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। जो लाइसोसोम्स आपको पता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। पेरोक्सिसोम्स आपको पता है कि ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं, इनके अंदर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं बच्चों। कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये सबसे पहले जो नुकसानदेह केमिकल है ना उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड करके कम नुकसानदेह शक्ल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर साथ उसके बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते हैं। फिर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालिस एक एंजाइम के जरिए वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ा जाता है। तो बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम दोनों के बीच बच्चों मेम्ब्रेन होती है। तो मुझे बताएं कि क्या ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। तो आसान सी चीज देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किसका हिस्सा है, वो है साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, ऐसे ही है ना, साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है सेंट्रियोल्स का हिस्सा है। मेरी बात समझ में आ रही। इसके अलावा ये सीलिया में होते हैं, फ्लैजेला के अंदर होते हैं। तो बच्चों आप देखें साइटोस्केलेटन बैक्टीरिया के अंदर वैसे ही मौजूद नहीं होता, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब आए सेंट्रियोल्स, वो भी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते। सीलिया फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सीलिया और फ्लैजेला बैक्टीरिया के एक अलग फ्लैजिलन प्रोटीन से बनते हैं। तो बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं, या रेयर, बहुत कम, मतलब तकरीबन एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, शाज़ नादिर कुछ बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों आपको पता है ये भी एक ऑर्गेनेल है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ जो है वो अपने अलग काम करती है, रफ अलग काम करती है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जिसके मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, बच्चों इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इसके गिर्द एक नहीं, इसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो बच्चों जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या मौजूद होगी, बिल्कुल भी नहीं। प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बच्चों साइटोस्केलेटन आपको पता है, हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। बच्चों हम देखें उसमें लिखा हुआ मे बी एब्सेंट हो सकता है, बिकॉज ना इसमें ना स्टडीज अभी हो रही हैं। ठीक है, कुछ नई स्टडीज कहती हैं कि बैक्टीरिया का अपना एक स्पोर्टिव स्ट्रक्चर है जो कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ मे बी एब्सेंट, हो सकता है कि एब्सेंट हो, क्योंकि अभी इस पे स्टडीज हो रही है कि बैक्टीरिया जो है, तो जाहिर सी बात है हर सेल को सपोर्ट तो चाहिए। ठीक है, अब एक अगर यूकैरियोटिक सेल को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी चाहिए। हाँ, साइटोस्केलेटन उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसकी तरह का कुछ और चीज तो मौजूद होगी ना जो सपोर्ट देगी। तो बच्चों इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ मे बी एब्सेंट, एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास जो अगला ऑर्गेनाली है ये हमारे पास है वैक्यूल्स। आपको पता है वैक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी बच्चों ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वैक्यूल तो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, लेकिन यहाँ पे उसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है ना कि हाउ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। तो बच्चों इसकी क्या रीजन है, तो बच्चों यहाँ पे इसके सिंपल से रीजन मैं आपको बताता हूँ कि वो वैक्यूल्स जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, उस तरह के वैक्यूल्स बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर वैक्यूल्स की तरह के ना स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है। अब जो इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, इसके न्यूक्लियोइड के अलावा ना यहाँ पे जो कुछ थैलियां होती है, उन थैलियों के अंदर ना गैस फिल होती है। क्या होती है बच्चों, गैस फिल होती है। अब बच्चों वो गैस जो है ना वो क्या करती है, वो बैक्टीरिया उसको हल्का कर देती है और उसको पानी में तैरने में मदद देती है। क्या करती है बच्चों, पानी के ऊपर तैरने में मदद देती है। अब बच्चों एक थैली है जिसके अंदर एक गैस फिल हुई है, हवा फिल हुई है। तो बच्चों अब ये जब हम इसको देखते हैं तो हम ऐसा नजर आता है कि वैक्यूल ही की तरह का एक स्ट्रक्चर है। क्या है, वैक्यूल ही की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ पानी में तैरने में मदद दे रहा है। ठीक है, जबकि असल में ये जो वैक्यूल है ये उस वैक्यूल की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता जो कि आमतौर पे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं।
तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट होते हैं। तो अब बच्चों आपने ध्यान में रखना है कि वो वाले वैक्यूल्स नहीं होते जिस तरह एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर होते हैं, बल्कि उसी की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ अहम काम करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी कि वो सिर्फ बैक्टीरिया को ऊपर तैरने में मदद देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक सिंपल से मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वैक्यूल की तरह होते हैं और जो कि बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से आपकी बुक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी रीजन क्या है, ठीक है। आपने इसको भी ज़हन में रखना। जनरल प्रिंसिपल आपने ज़हन में रखना है कि जो आमतौर पर बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड्री और ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट को क्यों लिख रहा है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वैक्यूल्स नहीं, वैक्यूल्स की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि उसके अंदर अहम काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बैक्टीरिया के अंदर थैलियां हैं जिनके अंदर हवा फिल होती है, जो कि उसको पानी के ऊपर तैरने में मदद देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं, यूकैरियोट के राइबोसोम साइज में लार्जर होते हैं। लार्जर कितने होते हैं, इनका सेडिमेंटेशन रेट 80s होता है, इनका सेडिमेंटेशन रेट 70s होता है। अगर आप इनके सब यूनिट्स की बात करें, जिसके जो लार्जर सब यूनिट है उसका 60s और स्मॉलर सब यूनिट का 40s, और इसके लार्जर सब यूनिट की बात करें तो इसके लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट है 50s और इसके स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट है 30s। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड बच्चों हमारे पास अगली ऑर्गेनाली है, दिस इज द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस आपको पता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी और इसके अंदर एब्सेंट होती है। उसके बाद देखें बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाली है जिसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर पाई जाती है जहां पे बच्चों को फोटोसिंथेसिस करती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे देखें ये एब्सेंट, यहाँ पे मौजूद नहीं होती बच्चों, जबकि वो ठीक है वो चीज जो कि सूरज की रोशनी का अब्सॉर्ब करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाम देते थे क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। अब बच्चों मैंने भी आपको ऊपर बताया कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस किस तरह से करते हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर भी तो क्लोरोफिल होगा ना, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प देगा। तो बच्चों क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, लेकिन वो क्लोरोफिल किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि वो स्कैटर्ड बिखरा पड़ा होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा होता है। तो आप लोगों ने इसको भी ज़हन में रखना है। क्लोरोप्लास्ट बच्चों प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देखें ना तो आपके पास बैक्टीरिया के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, जबकि जो क्लोरोफिल है बच्चों को साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। मुझे इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास सेल डिवीजन है। सेल की तकसीम कैसे होती है, आपने इसको देखें यहाँ पे सेल की तकसीम जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस या मियोसिस के जरिए होती है, जबकि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस मिसिंग होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस नहीं हो रहे होते। जबकि जो सेल है बच्चों वो डिवाइड करता है डायरेक्ट डिवीजन, खुद ही तकसीम हो जाते हैं दो सेल में, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। बच्चों नेक्स्ट सेकंड फ्लैजेला। अब आपको पता है कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है बच्चों। इसकी कौन सी मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोनीम। और उस एक्सोनीम के क्या होता है, आउटर रिंग में 9 डबलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और उनके अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में पड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंटेन 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनको सराउंड किया होता है आउटर रिंग, एक बाहर वाले रिंग ने, जो कि 9 डबलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 जोड़े होते हैं, ठीक है। मुझे आपसे एमसीक्यू में आ सकता है पेपर में, तो बताएं कि एक यूकैरियोटिक फ्लैजेला है जो ये यूकैरियोटिक सीलिया है, इसके अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो कुछ यहाँ पे आप देखें एक बाहर वाली रिंग है, बाहर वाली रिंग को 9 2 के जोड़े बना रहे हैं, तो वहां पे कितने हो गए, 9 2 18, और बच्चों 2 सेंटर में है तो कितने हो गए 20। टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो आमतौर पर एक फ्लैजेला के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने इसको एमसीक्यू के तौर पर आप इसे ज़हन में रख सकते हैं, ठीक है। जबकि बच्चों अगर प्रोकैरियोट देखें तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसके कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, बल्कि बच्चे क्या होते हैं, मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ फ्लैजेलिन। ये फ्लैजेलिन के बार बार यूनिट्स, मतलब फ्लैजेलिन जो है ना एक यूनिट है, जब ये काफी सारे फ्लैजेलिन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं बच्चों, तो इससे क्या बनता है, ठीक है, इससे पॉलीमर बनता है, ठीक है। जाहिर सी बात है काफी सारे जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो इससे पॉलीमर बनता है ना। तो बच्चों वो जो पॉलीमर है वो फिर आखिर में क्या करता है बच्चों, वो बनाता है जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेल है ना उसे बनाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे डू नॉट कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स नहीं होते बच्चों। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है इसको बनाते हैं सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स के अंदर ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। जबकि बच्चों प्रोकैरियोट्स में इस किस्म का कोई सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। उनको बनाने वाली, उनके फ्लैजेला को बनाने वाली बच्चों कौन सी चीज है, दैट इज
द फ्लैजेलिन प्रोटीन बार बार रिपीट होकर क्या बनाती है, फ्लैजेला बनाती है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, दिस इज द सेल वॉल। नेक्स्ट सेल, आपको पता है कि जो सेल वॉल है वो दोनों में मौजूद होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होती है। अब बच्चों अगर आप बात करें ना यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लांट सेल्स में होती है, फंजाई में होती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। पीछे यहाँ पे आपने एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। प्लांट में सेल वॉल जो है वहां पे अलग अलग लेयर्स है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, मिडल है, मिला, हर एक की अलग अलग कंपोजिशन है, ठीक है। आप उसको रीड कर सकते हैं। फंजाई की सेल वॉल कार्टिन से मिलकर बनती है। प्लांट में जो ज्यादा मटेरियल मौजूद होता है वो सेलुलोज का होता है। तो जो अगर आप यहाँ पे देखें ना, यूकैरियोटिक के देखें तो यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। जब काफी सारे अमीनो एसिड और शुगर का मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं ना, तो इससे एक बड़ा पॉलीमर बनता है जो कि उसके सेल वॉल को बनाता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, किसका जो सेल साइज है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। किसका, यूकैरियोट का। तो यहाँ पे कितना है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों ने पहले एक फिगर पढ़ा 2 to 8 माइक्रोमीटर जो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 to 10 माइक्रोमीटर। बच्चों यहाँ पे देखें आप, क्लियर कट पता चल रहा है। अब यहाँ पे 10 से 100 माइक्रोमीटर तक, जबकि 1 से 10 माइक्रोमीटर तक। अब आपको पता है कि आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो आपको देखें 10 से, जब 10 को आप देखें 10 से 100 तक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे इस तरह 1 से 10 तक का, तो अब यहाँ पे देखें 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10, मतलब 10 गुना। अब 10 कितना साइज का फर्क आया बच्चों, 10 गुना जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा होता है किससे, यूकैरियोटिक सेल से। तो आप लोगों ने सिंपल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें इसका 10 to 100 का क्या मतलब जो सबसे छोटा साइज है वो 10 माइक्रोमीटर हो सकता है और सबसे बड़ा साइज 100 माइक्रोमीटर हो सकता है। तो अगर सबसे छोटे साइज का बैक्टीरिया के सबसे छोटे साइज के साथ कंपेयर किया जाए, और यहाँ पे सबसे बड़े साइज का बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया का जो सबसे बड़ा साइज है उसके साथ कंपेयर किया जाए बच्चों, तो टोटल जो है वो 10 गुना का फर्क आता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह देते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से 10 गुना साइज में छोटा होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का डिफरेंस जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने वैक्यूल्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।